साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है निजता पर वार, मोदी का परिवार। संदर्भ यह है कि इस समय चुनावी सरगर्मी उफान पर है। चुनाव आयोग को जब कार्यक्रम घोषित करना है करे। राजनीतिक दल जो देश के हैं वो अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जमावट में जुट गए हैं, अपनी जोड़ तोड़ जो कुछ भी करना है उस सब में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो प्रत्याशियों का बड़ी सूची का जारी करके बहुत आगे निकल चुकी है, पर अन्य दल भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश भर में अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने की कोशिश में, या कह लो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में। इसी क्रम में कल बिहार में एक बड़ा आयोजन हुआ इंडिया गठबंधन के बैनर तले। उसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन केंद्र में जो रहे वो रहे लालू प्रसाद यादव। एक समय देश की सियासत में लालू प्रसाद यादव कौतूहल का विषय हुआ करते थे। कब क्या कैसे बोल जाए पता नहीं चलता था, किस तरीके का वातावरण को बदल दें पता नहीं चलता था, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार पर लगातार राज किया वो भी तो शोध का विषय रहता था। तो लालू यादव एक बार फिर फॉर्म में थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को निशाने पर लिया और नरेंद्र मोदी जिस विषय को अपना प्रिय विषय बनाए हुए हैं, परिवारवाद, उसी पर उनको घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी इस बात का आरोप लगाते हैं कि देश में अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो परिवारवाद से ग्रसित है। परिवार से पार्टी तो नेहरू गांधी परिवार की बपौती बनकर रह ही गई है। अन्य जो क्षेत्रीय दल भी हैं वो वस्तुतः राजनीतिक दल न होकर पारिवारिक पार्टियों में तब्दील है। लालू यादव इस बात को लेकर बहुत कोपित थे और उन्होंने कहा कि क्या परिवार परिवार करते रहते हो। जो व्यक्ति परिवार के लिए इतना बोलता है उसका खुद का कोई परिवार ही नहीं है। और उन्हें तो यह भी शक है कि नरेंद्र मोदी हिंदू भी है कि नहीं है। उन्होंने इसके संदर्भ में अपने अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का कोई बच्चा भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कैसा हिंदू है जिसने अपनी माताजी के निधन के बाद में केश नहीं मुड़ाए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की नरेंद्र मोदी के ना आगे ना पीछे। नरेंद्र मोदी वर्तमान में इस देश के सबसे कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर विपक्ष को घेरने के लिए इस वक्तव्य को पकड़ लिया। नरेंद्र मोदी जी आज तेलंगाना के दौरे पर थे। उन्होंने लालू यादव जी की बात को बड़ी गंभीरता से सभा में व्यक्त किया। उन्होंने कहते हैं कि मेरा परिवार नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। गांव का गरीब, देश का युवा, महिलाएं, ये सब मेरा परिवार, और मैं इनकी सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ। नरेंद्र मोदी जी का इतना कहना था, भाजपा ने इसे मिशन मोड में ले लिया। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज राजनेताओं के परिचय ट्विटर प्रोफाइल पर बदलने शुरू हो गए, जो अब एक्स कहलाता है, और सब अपने नाम के साथ में मोदी का परिवार लगाने लगे। अब ये कमोबेश वैसी ही परिणति है जैसी 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। वो नारा देते थे चौकीदार चोर है, तो उसमें भी मिशन मोड पे चल गया था, मैं भी चौकीदार। पूरी भाजपा मैं भी चौकीदार के साथ में माहौल बना ले गई थी। तो क्या एक बार फिर उसी कहानी को दोहराने की कोशिश है? क्या लालू यादव का बयान 2024 के आम चुनाव में सेल्फ गोल में तब्दील हो जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के कथन को भारतीय जनता पार्टी आत्मसात कर अपने परिचय को ही बदलने के लिए बेकरार हो गई, इसके मायने क्या है? हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। तो हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि मानव जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अशांति आती है। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया था। अब मर्यादा का उल्लंघन किसने किया? लालू प्रसाद यादव जी ने किया या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? या अपने अपने स्तर पर आप विचार कर रहे हो, फैसला लें। पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो भी मोदी परिवार का हिस्सा हुए कि नहीं हुए अभी हमने उनका बायोडाटा को देखा नहीं है, पर उम्मीद करते हो ही गए होंगे। हमारे साथ प्रियंका भारती कुशवाहा हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिसके प्रमुख है लालू प्रसाद यादव जी, उसके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की संजीदा प्रवक्ता है। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए राजकुमार सिंह जी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर धीरेन्द्र तायल जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयान सुनेंगे। लालू जी का सुनेंगे, मोदी जी का सुनेंगे, और मोदी जी के कथन पर जिस तरीके से उसके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता ली, उसका भी एक हिस्सा सुनेंगे। और फिर डॉक्टर धीरेन्द्र तायल से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनिए। मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि
परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, जिंदगी खपा दूंगा। तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। तो डॉक्टर दीनदयाल जी, आपसे शुरू करते हैं। भाई ठीक है, नेता हैं, सभाएं करते हैं, सभा में भाषण देते हैं, सभा में जवाब देते हैं। ये क्या, आप तो अपना परिचय बदलना चालू कर दिया। संघ परिवार सुनते थे, भाजपा परिवार सुनते थे, ये संघ भी भूल गए, भाजपा भी भूल गए, अब मोदी जी का परिवार आप हो गए। ऐसी क्या आन पड़ी? थोड़ा बताएंगे आप, एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण आपके लिए क्यों हो गया? व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हुआ हिमांशु जी। और एक बात तो ये कि एक शालीनता अभी भी आपने जब सुनवाया सुधांशु जी को बोलते हुए जी, तो सुधांशु जी ने भी ये कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी ने ये कहा जी। और लालू जी क्या कहते हैं, ये मोदी कौन है जी? मोदी कौन है? अरे आप कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई तर्क है, कुछ कहने को है, कहिए ना जी। लेकिन आप इतने, जैसे मोदी जी ने कहा, आप इतना बौखला गए हैं कि आपको सूझ ही नहीं रहा जी। और कोई मोदी जी के लिए नई बात नहीं थी। सुधांशु जी ने भी अभी कहा जी कि 2014 से हर दिवाली हम लोग अपने परिवार के साथ मनाते हैं, तो वो बॉर्डर पे मनाते हैं। और अभी पिछले लाल किला से उन्होंने क्या कहा, मेरे परिवारजनों। तो ये नहीं है कि आज लालू जी ने कहा जी आपका परिवार नहीं है, तो सडनली उनको ध्यान में आ गया कि भारत माता के जितने बच्चे हैं, हम सब भारत माता के बच्चे हैं, हम सब एक ही परिवार हैं। आपने आरएसएस परिवार कहा, बीजेपी परिवार कहा। हमारी सोच भारत माता से ही शुरू होती है। जब हमारी मां एक है तो हम एक ही परिवार हैं। इसमें कुछ समझने वाली और कहने वाली बात भी नहीं है। और हर टाइम जो भाजपा का थॉट है, चिंतन है, डायरेक्शन है, वो ये है, सबसे पहले भारत मां, उसके बाद पार्टी आएगी और उसके कहीं आगे जाके इंडिविजुअल आएगा। तो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक परिवार जो है वो है, उसको ये कहना, और बीच में रुक गए, शायद वो उनकी सीजनिंग थी लालू जी की, जिसमें उन्होंने कह दिया। लेकिन मेरा ख्याल से वो और भी ऊंचे स्तर पे जाने वाले थे जब वो कुछ कहते कहते रुक गए कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिनके बहुत बड़े परिवार हैं, वो कुछ क्लेम करना चाहते थे। लेकिन थैंकफुली वो, चलो, जो आपके व्यूअर्स हैं वो अपने आप देखेंगे, समझेंगे कि क्या उन्होंने नहीं कहा, वो कितना और ऊंचा होता। लेकिन कहना कि उनका बच्चा क्यों नहीं है, ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह की राजनीति है? मतलब इतनी बौखलाहट है कि आपने किस तरह की परिवारवाद की आप बात करते हो कि आपकी पार्टी में एक भी आदमी नहीं था, कि आप जेल में गए तो पत्नी को लाके बिठा दिया। ये परिवारवाद है आपका। भाजपा में ऐसा नहीं होता है। कैसे भाजपा में नहीं होता? भाजपा में पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है क्या? सुषमा स्वराज जी चली गई, बांसुरी स्वराज को आप टिकट नहीं दे रहे क्या? क्या राजमाता सिंधिया जी का परिवार लगातार मुख्य धारा में आप बनाए हुए रखे नहीं है क्या?
जो आप इतना दमदारी से बोल रहे हैं कि हमारे यहां ऐसा नहीं है। और कांग्रेस की पूजा जी हमारे साथ में बैठी हैं, वो भी बता रही है हमारे यहां भी कौन सा परिवार है भाई। भाई हमने भी सोनिया गांधी जी को विदा किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ला दिया। कहां बर्दाश्त कर पा रहे हो आप? उनकी शिकायत रहती है आपसे इस बात को लेकर। हमारे यहां जब लाएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, अपने यहां का उदाहरण देते हो। ऐसा क्यों करते हो धीरेन्द्र जी आप? बात तो करी ली, कांग्रेस की भी कर लेते हैं, और बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 1998 से लेके 1922 तक सोनिया गांधी और राजीव गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो प्रधानगी के साथ में म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे। जी। मम्मी आप बनेंगे कि बेटा आप बनोगे, मम्मी आप बन जाइए, नहीं बेटा आप बन जाओ। जी। जब लगा कि अब पार्टी बिल्कुल हाथ से निकल गई है, अब अगर हम खुद बनेंगे तो जो भी डिफीट्स होंगी वो हमारे सिर पे पड़ेंगी, तो एक स्केपगोट को लाके वहां बिठा दिया है। जी। किसका भारतीय जनता पार्टी में किसका बेटा प्रधान बन गया, आप बता दीजिए। अच्छा एक बात बताइए धीरेन्द्र जी, ये आप अपना संविधान नहीं बदलते रहते क्या? भाई आपकी पार्टी ने तय किया था, आपको याद है ना, आप तो अपनी पार्टी के बड़े अध्ययनशील प्रवक्ता हो, कि एक ही कार्यकाल रहेगा, 3 साल का रहेगा। फिर गडकरी जी के लिए आप लोगों ने कार्यकाल का स्वरूप बदल दिया था। फिर वो तो अलग मामला है कि पूर्ति का कुछ मामला हो गया तो गडकरी जी नहीं हो पाए। अभी अभी आपने फैसला लिया, अब तो आप निर्वाचन भी नहीं कराओगे, बगैर निर्वाचन के भी अध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था आपने कर ली। तो जो आप करते हो वो सही हो जाता है, बाकी जो भी करते हैं वो गलत हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है धीरेन्द्र जी? हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी नेशनल काउंसिल बुला करके उसमें कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है तो वो ठीक नहीं है नेचुरली। आप ठीक भी कह रहे होंगे, और जितनी भी अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हुई नेचुरली वो भी नहीं होनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल क्यों होनी चाहिए? जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, अम्बेडकर जी लिख गए, तो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए था। तो अगर उसमें गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, उस तरह से अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई तो वो चारा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर सकती? अरे भारतीय जनता पार्टी कब से बिचारी हो गई भाई, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाई। पर आप बताते रहते हो ना ये सब परिवार वाले हैं, एक की मर्जी चलती है। तो आपने भी कार्यकर्ताओं की मर्जी से अध्यक्ष के निर्वाचन की जगह कुछ लोग बैठकर तय कर ले अध्यक्ष कौन होगा, ऐसी व्यवस्था बनाई, तो इसलिए आपसे सवाल कर लिया। लेकिन अब आखिरी बिंदु पे आपसे बात करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ये बताओ कि ये मोदी का परिवार जो सब अपने बायोडाटा के साथ जोड़ रहे हैं, किस उद्देश्य से जोड़ रहे हैं? पुराना वाला हथियार एक बार फिर आजमाने की कोशिश। लोग बोल रहे हैं मैं भी चौकीदार 2019 में ठीक ठाक चल गया था, ऐसे ही कुछ तलाश रहे थे, तो इस बार इससे काम चलाएंगे। मोदी का परिवार ऐसा तो नहीं जितने भी प्रत्याशी उनके नाम के पीछे अब मोदी लग जाएगा, ऐसा कुछ तो होने जा रहा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता कि हर चीज को एक ही लेंस से क्यों देखा जाता है। अगर 370 हटाया जाता है तो ये आप 370 हटा रहे हो क्योंकि आपने चुनाव लड़ना है। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो तो आप राम का नाम इस्तेमाल करके चुनाव लड़ोगे। अब आपने एक रोष प्रकट किया, एक मैसेज देश को दिया कि सारा भारत एक परिवार है, तो ये आप पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो। तो ये समझने वाली बात है कि अरे समझना है डॉक्टर धीरेन्द्र जी, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं और आप जैसे सुधी प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। आप समझाओ कि ये जो कैंपेन चलाया है, क्यों चलाया है, किस उद्देश्य से चलाया है, इसीलिए तो आप हैं। रिपोर्ट करूंगा। आपने बहुत अच्छी बात शुरू में कही थी कि चुनाव, अभी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव अनाउंस करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुत कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, बहुत आगे निकल गई उस प्रक्रिया में। और राहुल गांधी भी निकले हुए हैं यात्रा पे भारतीय जनता पार्टी को रोकने, बीजेपी के खिलाफ। ये आपके शब्द थे, बीजेपी के खिलाफ। मतलब जो ये सारा इंडी अलायंस है, इसका 1 पॉइंट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कि देश को 5वें नंबर से 30वें नंबर की इकोनॉमी कैसे बनाई जाए। बस इतना फर्क दोनों में है जो साफ हो गया। आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं तो आपको नहीं, मैं इस बात में कायम हूं, मैं पलट थोड़ी रहा हूं। आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप ही ने कहा है? मैं बोल रहा हूं कि हाँ यही है। इसमें तो ऐसा डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी को भी नहीं होगा, वो भी हमारे साथ में खड़ी होंगे, आप चिंता मत करिए। पर अभी मुझे आना है प्रियंका भारती जी के पास। ये प्रियंका जी क्या किए आप भाई? अच्छा वाला आयोजन था बिहार में, देश में संदेश जाना था। आप चले थे मोदी जी को निपटाने के लिए, चले थे भाजपा को निपटाने के लिए। अब ये तो आपके ही पीछे पड़ गए, आपके हथियार लेके। अब पूरी भाजपा बता रही है ये पूरा देश ही मोदीमय होने जा रहा है। आपने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर लिया उस सभा में,
आपके सम्माननीय नेताजी ने, क्या कहती हैं? लालू जी ने फिर फंसवा दिया सबको। नहीं हिमांशु जी, देखिए आप कह रहे थे कि कहीं ये सेल्फ गोल तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये क्लीन बोल्ड है, ये सेल्फ गोल नहीं है। क्लीन बोल्ड इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि एक स्टेटमेंट ने, लालू जी के सिर्फ एक स्टेटमेंट ने पूरे बीजेपी में बवंडर ला दिया, भूचाल आ गया। लोग मजबूर हो गए हैं ये साबित करने के लिए कि नहीं, मोदी जी का परिवार हम है, मोदी जी का परिवार हम है। सब जगह ये लोग करते फिर रहे हैं। क्या वो महिला जो मणिपुर में जिनको नग्न करके घुमाया गया था वो मोदी जी का परिवार नहीं थी? क्या वो बीएचयू आईटी सेल के कार्यकर्ता जिस बीएचयू में जाकर के महिला का रेप करते हैं वो महिला मोदी जी का परिवार नहीं है? क्या वो 6800 ओबीसी टीचर, शिक्षक जो बहाली के लिए मरे जा रहे हैं, लगातार 2 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मोदी जी का परिवार नहीं है? 700 से ज्यादा किसान जो एमएसपी की मांगों को लेकर शहीद हो चुके हैं वो मोदी जी का परिवार नहीं है? मैं आपको बताती हूँ मोदी जी का परिवार कौन है। मोदी जी का परिवार वो लोग हैं जो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, 6580 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड उनको साइन कराते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते हैं ताकि किसानों को एमएसपी ना मिल जाए। मोदी जी के परिवार वो बीजेपी वाले आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं जो रेपिस्ट हैं। इस तरह का परिवार है मोदी जी का। और परिवारवाद, अरे भाई बीजेपी तो बरगद है परिवारवाद का, जिसकी जड़ें बहुत दूर तक जा रही हैं, इतनी दूर कि राज परिवार, राज घराना इनसे छूट नहीं रहा है। सिंधिया जी का परिवार देख लीजिए, अभी राजस्थान में आप डिप्टी सीएम जी को देख लीजिए, दिव्या जी को, उसके अलावा विजय राजे, वी राजे, दुष्यंत सिंह, सारा का सारा। हम बात करते हैं रानी बनम मेहतरानी की, आज तक ये लोग रानियों को फिट करते जा रहे हैं, हर जगह रानी ही रानी। कब आपको सिर्फ दो जनरेशन पिछड़ों के आए हैं राजनीति में, सिर्फ 2 जनरेशन मंडल कमीशन के बाद आपको वहां परिवारवाद नजर आ रहा है। परिवारवाद वो असल परिवारवाद नहीं है। राजाओं को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों को कुछ नहीं, ये है असल परिवारवाद। अच्छा एक वो बताइए, ये परिवार नहीं है कि लालू यादव जी जेल जाएंगे तो राबड़ी देवी जी होंगी, राबड़ी देवी जी हटेंगे तो तेजस्वी जी होंगे, तेजस्वी जी नहीं होंगे तो तेज प्रताप जी होंगे। इसको जो है मंडल के बाद की क्रांति के तौर पर देखें तो सही है। इसको परिवारवाद अगर भाजपा या नरेंद्र मोदी बताते हैं तो वो बड़ा अन्याय करते हैं। ये आप हमें समझाना चाह रही। एक दूसरा आपने बताया कि इनका तो परिवार कौन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, वो इनका परिवार है। इनका परिवार कौन है जिसके संदर्भ में इन्हें एमएसपी ना देनी पड़े? पर वो परिवार नहीं है क्या प्रियंका जी, जिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है? क्या वो परिवार नहीं है मोदी जी का? वो दावा कर रहे हैं कि 3 करोड़ घर बनवाए उन्होंने बेघरवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, 80 लाख शहरी क्षेत्रों में। वो 4 करोड़ लोग इनका परिवार नहीं है क्या? वो तमाम किसान जिनको सम्मान निधि दी जा रही है वो परिवार नहीं है क्या? दावा तो भाजपा का है। मोदी जी की आपने बात नहीं सुनी। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा अपने पूरा जीवन 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में खपा दूंगा। अब इसका क्या करेंगे प्रियंका जी? आपकी भी सेवा करने का दावा किया है। सबसे पहले हमें मुफ्त शब्द का इस्तेमाल नहीं करना होगा, ये ध्यान में रहे कि हम मुफ्त ना कहें, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दे। सवाल तो यही उठ जाता है कि आप कह रहे हैं कि हम गरीबी से बाहर कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आपको आज भी अनाज देना पड़ रहा है। आप जिन लोगों को 5 किलो के राशन पे कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और वही मोदी जी अकेले 2000 किलो का मशरूम खाते हैं, कहां तक जायज है? परिवारवाद की जब बात करते हैं तो प्रेम सिंह धूमल जी के बेटे कौन है? अरुण सिंह धूमल। उनका भाई कौन? अनुराग ठाकुर। राजनाथ सिंह के बेटे कौन? पंकज जी। उसके अलावा ये सब तो राजनीति में आप टिकट दिए ना। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने से पहले कौन से जनता का परमिशन लिया गया था? किसी ठेले वाले से, रिक्शे वाले से, मजदूर वर्ग से, किससे सवाल किया गया था? वो तो आपको अच्छा लगा कि मेरा बेटा है, चलो बना देते, आगे बढ़ा देते हैं। वहां तो कहीं वोट भी नहीं लिया गया। अगर तेजस्वी जी को आगे किया गया, तेज प्रताप जी को आगे किया, वोट लेकर के जनता नकारेगी, जनता वोट नहीं देगी, नहीं बनेंगे, बैठ जाएंगे घर पे। आप देख रहे हैं लाखों लाख लोगों की भीड़ वहां पर आ रही है। इतने लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया, नौकरी दी, तो वो हमें वोट करेंगे ही। सीधी सी बात है, वो हमें वोट देकर चुनकर लाएंगे ही। तो हम परिवारवाद नहीं कर रहे हैं। परिवारवाद वो होता है जो पीछे के दरवाजे से हो जाए, जो पीछे के दरवाजे से हो जाए। ये तर्क है प्रियंका जी का। तो एक सवाल और, फिर पूजा त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। मोदी जी के संदर्भ में जिस भाषा का इस्तेमाल लालू जी ने किया, आपने देखा डॉक्टर धीरेन जी कितने आहत हैं। ये कोई शब्दावली होती है? पूछ रहे हैं ये मोदी कौन है? इस देश के प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, उनके लिए इस भाषा का इस्तेमाल क्या कहती है प्रियंका जी? ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए देश के नेता के संदर्भ में।
बार बार धीरेन्द्र जी कर रहे हैं इस भाषा की, तो उनको याद होना चाहिए कि कोई भी सिविलाइज्ड इंसान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है। दीदी ओ दीदी, किसी को विधवा, कांग्रेस की विधवा नहीं कहा जाता है, किसी को जर्सी गाय नहीं कहा जाता है, किसी को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कह के महिला को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता है। उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन ही कहते हैं हम लोग नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। तो इस तरह की भाषा पहले आप उसके ऊपर पॉन्डर कीजिए, आप उसको कॉल बैक कीजिए, देखिए, उसके बाद आप आगे हमें समझाइए। उसके बाद हमें समझाइए। प्रियंका जी का ये कहना है, मुझे जाना है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी के पास, लेकिन धीरेन्द्र जी इस समय पे आपका मौन ठीक नहीं है। आपके नेताजी के संदर्भ में, आपकी पार्टी के संदर्भ में इतने सवाल उठा दिए गए प्रियंका जी के द्वारा, और आप मौन रह जाए, गलत हो जाएगा भाई, कुछ तो कहिए। इंतजार कर रहा हूं, जब आप कहेंगे बोलूं जी बिल्कुल, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए भाई। बात तो बधाई प्रियंका जी को, जो हमें सारा हिंदुस्तान घुमा के ले आए। पूछा कुछ था, जवाब कोई और दे आए। वो ऐसे आया था माय फादर पे, लेकिन फ्रेंड वाला था तो फ्रेंड वाला चिपका दिया। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और सबसे मजे की बात है, जब वो कहते हैं परिवारवाद वो होता है जो बैकडोर से होता है, तो बैकडोर से बिल्कुल आरजेडी ने कभी आज तक कुछ नहीं किया। राबड़ी देवी आई, बिल्कुल फ्रंट डोर से आई, कितना बढ़िया फ्रंट डोर आया। तो परिवारवाद, बैकडोर की बात अगर आरजेडी करेगी तो थोड़ा ज्यादा हो गया। दूसरा, अगर वो कह रही 80 करोड़, एक तरफ एक इंसान है जो प्रधानमंत्री है, 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहा है, दूसरी तरफ एक इंसान था जो भैंसों का चारा भी खा गया। अरे भाई, हम तो गाय को भैंस को भी अपना परिवार मानते हैं, उनका ही चारा खा गए आप तो, ठीक है। तो वो तो बात करें ही नहीं। मतलब ना तो शालीनता है, ना ऑनेस्टी है, ना इंटेग्रिटी है। क्या किस बेसिस पे ये बात कर रही हैं? किस बेसिस पे ये बात कर रही हैं? ये मासूम सा सवाल है डॉक्टर धीरेन्द्र दायल जी का, इसका उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। पिछली बार राहुल गांधी जी ने अवसर उपलब्ध कराया था भाजपा को जनता के बीच में मोदी जी के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने के संदर्भ में। वो नारा लगवाते थे, चौकीदार, आवाज आती थी चोर है, इस तरीके का वातावरण बनते थे। हर व्यक्ति जो भाजपा का समर्थक हो उसके बायोडाटा में दिखने लगा था मैं भी चौकीदार। और जब परिणाम आया तो चौकीदार के साथ सब लोग दिखाई भी दे दिए। अब पूजा जी सब मोदी जी का परिवार हो रहे हैं। 400 पार का नारा है, अकेली भाजपा को 370 पार जाना है। क्या कहती हैं? लालू जी के चक्कर में राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर पहुंचे थे पटना। लालू जी के साथ सोचा था कि भाजपा को अपदस्थ करने में मदद मिलेगी। आपको आशंका तो नहीं हो रही कि लालू जी के चक्कर में पता चला भाजपा बनी तो नहीं रह जाएगी? देखिए हिमांशु जी, बड़ा परिवारमय माहौल हो गया है। हर कोई मोदी जी का परिवार बन रहा है। एक भीड़ सी लगी है भाजपा के नेताओं में, भले वो गृह मंत्री हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, हर कोई आज मोदी का परिवार बन रहा है। यही जो पूरी भाजपा है, इनको ये सिर्फ व्यक्ति पूजा का अमृत काल चल रहा है इस देश में। मोदी जी से जब पूछा जाता है कि वो मणिपुर पर चुप क्यों है, तो मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। मोदी जी सोते गाते हंसते खेलते हर वक्त 2014 से नेहरू जी को और गांधी परिवार को गाली दे रहे हैं, निज कमेंट्स कर रहे हैं। एक एक नहीं लूंगी, अभी प्रियंका जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, उसका तो मैं नाम भी नहीं लूंगी। और ये बात करते हैं राजनीति में शुचिता की। कन्नौज में ब्रजेश पाल अपनी डिग्रियां जलाकर आत्महत्या कर लेते हैं, पर किसी ने नहीं लिखा मैं ब्रजेश पाल का परिवार हूं। लखनऊ में 21 साल की वर्षा पेपर लीक से दुखी होकर आत्महत्या कर लेती है कि अब कोई मेरे पास खाने पीने का चारा नहीं रह गया। किसी ने नहीं लिखा कि मैं वर्षा के परिवार से तंग आके आत्महत्या कर लेता है, पर किसी ने नहीं लिखा मैं तरुण के परिवार में। एक आदमखोर भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करती है और सिर्फ इस देश की सभी महिलाओं का शर्म आंखें शर्म से झुक जाती है, पर किसी भाजपा ने नहीं लिखा कि मैं मणिपुर के परिवार से हूँ। आज हर रोज 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 4 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, पर किसी ने नहीं लिखा कि मैं किसानों के परिवार से हूँ। आपने 80 करोड़ राशन की बात की। एफसीआई का कहना है कि 16 करोड़ तो मोदी जी की फोटो प्रिंट करने में बैग्स में लगाए। आप जब मुफ्त दे रहे हैं, ये मुफ्त 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 क्या होता है? आप कोई खैरात तो बांट नहीं रहे, आप प्रधानमंत्री हैं। तो जब इस देश के आखिरी 5% लोग 47 रुपए में जीवन यापन करने को मजबूर हैं, तो आप दावा करते हैं वो मेरा परिवार है। किसी ने नहीं लिखा कि मैं गरीबों के परिवार से हूं। पर ये जो व्यक्ति पूजा का केंद्र चल रहा है कि मोदी जी से कुछ भी पूछे, मोदी जी से पूछे मणिपुर, मोदी जी कहेंगे एक अकेला सब पर भारी। ठीक है, मुझको गाली देते हैं। मोदी जी से पूछिए अर्थव्यवस्था क्यों गर्त में जा रही है,
कि कहेंगे देखो फिर इसने मोदी को गाली दिया। इनसे पूछो कि इतनी बेरोजगारी क्यों है, फिर कहेंगे कि देखिए एक मोदी से पूरा का पूरा देश डर गया है। मोदी मोदी मोदी, इस देश में कुछ काम धंधा होगा कि सिर्फ व्यक्ति पूजा होगी? उस पटना की रैली में बहुत ही लेजिट सवाल भी उठाए गए, बेरोजगारी की बात की गई, महंगाई की बात की गई, अर्थव्यवस्था की बात की, अग्निवीर से जो सारा का सारा युवा परेशान बैठा हुआ है, मार्च कर रहा है, उसकी बात कर गई, पर नहीं, मोदी जी ने उठा ली। और इसलिए मैं कहती हूँ कि लालू जी की बात तो बिल्कुल सटीक लगी है कि जी मोदी जी को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी तो रिस्पॉन्ड करते नहीं। आप उनसे अर्थव्यवस्था पे पूछ ले, कुछ नहीं कहेंगे, कोरोना कुप्रबंधन पे कुछ नहीं कहेंगे, मणिपुर पिछले 9 महीने से जल रहा है, किसी ने नहीं लिखा कि मैं मणिपुर के 60,000 विस्थापित लोगों के साथ हूँ, ये कोई नहीं लिखेगा। लेकिन आज मोदी जी की व्यक्ति पूजा तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है हिमांशु जी। और यह देखिए, एक भारतवासी, छोड़िए कांग्रेस की प्रवक्ता, एक भारतवासी होने के नाते मैं दुखी हूँ। आप परिवार कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पवन सिंह जो इनके लोकसभा के कैंडिडेट थे, जो बंगाल से माल लेकर आ रहे थे, वो भी लिख दें मोदी जी का परिवार हूँ। बृजभूषण शरण सिंह जिस पर बलात्कार के संगीन आरोप लिखे, वो भी लिख दें कि मैं मोदी जी के परिवार से हूँ। अजय मिश्र टेनी जिनके सुपुत्र ने ट्रैक्टर चलाई, वो भी लिख दे मैं मोदी जी के परिवार से हूँ। कोई वो है। और तो और बाराबंकी में इनके सांसद कैंडिडेट के जो वीडियो वायरल हुए नहीं, वो सत्यता बाद में होगी, वो भी लिख दे। मैं तो कहता हूँ मोदी जी के परिवार। अरे एक बात बताइए पूजा जी, आप इस बात से बहुत परेशान है, ये क्या व्यक्ति की पूजा का दौर चल निकला है, मोदी मोदी मोदी। पर आपकी ये नाराजगी लालू जी से और राहुल जी से नहीं है, वो भी तो अपने भाषणों में बस मोदी 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 करते रहते हैं। एक तरफ स्तुति चल रही है, दूसरी तरफ आलोचना चल रही है। अब अगर लालू जी ने इस देश के प्रधानमंत्री के लिए सवाल पूछ रहे हैं, ये है कौन मोदी? अब आप बताइए, इस अज्ञानता पे आपका क्या कहना है? लालू जी इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको नहीं पता कौन है मोदी जी। लालू जी की वो ठेठ बिहारी भाषा है, वो मोदी कहते हैं, वो तेजस्वी कहते होंगे, वो अमित शाह कहते हैं। मैंने लालू जी को जी शब्द यूज नहीं करता, मुझे लगता है कि बिहार के परिवेश से आने की लैंग्वेज से उपजी हुई वो है। मुझे नहीं लगता कि उनके शब्दों को पकड़ना चाहिए। और जब लालू जी बात कर रहे थे कि उत्तर भारत में एक सहज ग्राह्य भाषा में जो उन्होंने बताया कि एक परंपरा है, तो आपको अगर अटैक करना चाहिए तो आपको उस परंपरा को अटैक करना चाहिए कि मैं उस परंपरा को नहीं मानता कि हिंदू धर्म में बेटा केश हटवाता है अपनी माँ के मृत्यु पर। आपको उस परंपरा पे अटैक करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, पर आपको एक मौका चाहिए था, क्योंकि आपने देश को पूरी तरीके से गर्त में ला दिया है। आज 16 करोड़ रुपए मोदी जी के सेल्फी पॉइंट पर रेलवे क्यों खर्चा करे, जब इन्होंने सीनियर सिटीजन की कंसेशन ही बंद कर दिया, और उस पे आप क्लेम करते हैं कि देखिए मोदी को गाली देते हैं। मोदी जी सेल्फी पॉइंट पे रहेंगे, मोदी जी आप इतनी नाराज क्यों रहती है भैया? आपको पता नहीं है क्या, देश जो है 12वीं अर्थव्यवस्था था दुनिया की जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी। धीरेन्द्र दयाल जी और तमाम भाजपा के प्रवक्ता हमारे कार्यक्रम में आके बताते हैं कि देश अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है, और जनता ने मौका दिया तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाला है। आप ऐसा सुनहरा अवसर क्यों खोना चाहती हैं? धीरेन्द्र जी इसी बात से बहुत परेशान रहते हैं पूजा जी, देश की तरक्की किस मुकाम पर पहुंच रही है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हिमांशु जी, आंकड़ों से कितना भी खेले, पर इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि देश का आज बिलो 10% 47 रुपए में 2 पानी की बोतल नहीं आती हिमांशु जी, अगर आप बाहर जाए तो 47 रुपए में जीवन यापन कर रहा है। आज देश में हर दिन 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में 48% बेरोजगारी है। अभी मैंने 4 नाम लिए, ये बेरोजगारी का गम है, का आत्महत्या। आपके पास ज्ञान बहुत है तो कंपैरिजन भी होगा आपके पास में। ये 2014 में ये आंकड़े कहां थे, थोड़ा ये और बता दें तो मुझे धीरेन्द्र जी से बातचीत करने में सहूलियत हो जाएगी। मेरे पास उतने आंकड़े हैं नहीं। दे रही हूँ 2014 से 2021 के आंकड़े, और मैं नहीं दे रही हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा आत्महत्या बेरोजगारी और दिहाड़ी मजदूरों ने की है। आपने डीमोनेटाइजेशन से छोटी इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अरे पूजा जी, आपने मेरे सवाल को सुना नहीं। मेरा आशय यह था कि जब यूपीए की सरकार देश में थी ना 10 साल तक, उस समय पर इन सारे संदर्भ में आंकड़े क्या थे, और 2024 में जब चुनाव फिर होने जा रहा है तो आंकड़े क्या है, तो क्या कंपैरिजन रहता है ना, तुलना रहती है तो बड़ी सहूलियत हो जाती है। धीरेन्द्र जी के पास जाने में आपको और मुझको दोनों को सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा बताइए ना, उस समय पर ये सब स्थितियां क्या थी, जो 10% लोग 47 रुपए में जीवन काटने के लिए मजबूर हैं, उस समय पर कितने रुपए में थे ये लोग? देखिए, आज जब मैं अगर बेरोजगारी की बात करूं तो ये डिकेडल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये पिछले 10 सालों का है। पिछले 40 सालों में
इस तरीके की बेरोजगारी कभी देश ने नहीं देखी। और ये आपके और मेरे सामने, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। तो अगर ये देश की सच्चाई है पिछले 10 सालों की, जब आप तेलंगाना में रैली करते हैं तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट क्यों नहीं मांगते? आप मोदी जी को ये कह दिया, मोदी जी को ये कह दिया। मोदी जी भगवान तो है नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस से चुनकर आते हैं। तो और मोदी जी देश के ऊपर तो है नहीं, तो आपने अपने को देश बना दिया है, अपने आप को देश बना दिया है। इस बात में डॉक्टर पूजा त्रिपाठी की आपत्ति है। और आप लाख दावा करते रहो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर इस बुरी हालत में अगर देश की जनता है, अगर बेरोजगारी इस स्तर पर है धीरेन जी, तो फिर जाके इतना गर्व करने का विषय क्या है? कुछ लोगों के पास सारे संसाधन हो गए और बाकी लोग अभागे विपन्न दिखाई दें, तो ये गर्व का विषय थोड़ी हो सकता है। पूजा जी की दलील इस संदर्भ में कुछ कहेंगे आप, या राजकुमार जी के पास जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल कहूंगा। और एक तो मैं आपकी व्यथा भी समझ रहा हूं, जहां आपको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि आपने मेरा सवाल नहीं सुना, क्योंकि जो मैंने पहले कहा प्रियंका जी के लिए वही इन्होंने किया कि वो इधर उधर घूमती रही, कहीं कहीं चली गई। इतना भी इधर उधर नहीं घूमे हैं धीरेन जी, विषय पर तो हैं। प्रियंका जी भी थी और पूजा जी भी हैं। ये अलग बात है कि उनकी कई बातें आपको बहुत रुचिकर नहीं लग सकती, पर इतना इधर उधर भी नहीं है। सिलेबस के अंदर ही चल रहे हैं सब लोग। मेरे को तो बहुत रुचिकर लगी जी, जहां अगर कांग्रेस ये कहती है कि व्यक्ति पूजा हो रही है, कांग्रेस मतलब जो एक राहुल गांधी से आगे एक रॉकेट बेचारा थक गए, इंजन है नहीं, चल नहीं रहा, उसको धक्का मार रहे हैं, वो चल नहीं रहा, लेकिन वो राहुल गांधी हैं। अब वो पार्टी ये कह रही है कि व्यक्ति पूजा हो रही है। मतलब इससे ज्यादा मेरे को नहीं पता। मेरा ख्याल था हम डिबेट पे आए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्टैंड अप या सिट डाउन भी हो रहा है, तो वो काफी अच्छा है। दूसरी बात, राहुल गांधी हर जगह घूमे, बड़े एग्जाम्पल दिए इन्होंने, हर जगह घूमे जी। राहुल गांधी तो यात्रा पे निकले हुए हैं, संभव बंगाल नहीं गए। वहां क्या हो रहा है, वहां पे इंडी अलायंस का एक पार्टनर है, उसको भूल गए, मुंह में दही जम गया, कुछ निकल नहीं रहा। तीसरा, हिंदुइज्म की बात लालू जी ने की, इनके एक इंडी अलायंस के पार्टनर ने हिंदूज को कोरोना कहा, एड्स कहा, राम जाने क्या कुछ कहा, और लालू जी कह गए कि प्राण प्रतिष्ठा करवाई। क्या भगवान ने वो पहले प्राण थे नहीं करवाई? तो मतलब अब इनको हिंदुइज्म से भी इतराज है। उस समय कांग्रेस पार्टी बोली नहीं। अब डेवलपमेंट की बात तो हमने कर ही दी। अब इतराज कांग्रेस का क्या है कि इनके अपने नेता राजीव गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं तो 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, और यहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। अब प्रॉब्लम कांग्रेस की कहां है? कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है कि हजारों लाखों करोड़ रुपया जो लोगों तक पहुंच रहा है, उसका 85% पे कांग्रेस ओल्डेस्ट पार्टी का हक बनता था। हमारा हक मारा जा रहा है, ये आदमी हटता क्यों नहीं? हमारी पार्टी पावर में आए, 85% हमारे घर को वापस आए। इनके आंसू कहां निकलते हैं? इनके आंसू निकलते हैं बाटला हाउस पे। धीरे जी आप थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं। सिलेबस के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, बात हो रही थी इकोनॉमी को लेकर। आप इसे बोल रहे हैं 85% उतने परसेंट। भाई आपने भी तो बताया था सत्ता में आने दो, ये विदेश से काला धन वापस लेकर आएंगे। थोड़ा हमें रोशनी दीजिए ना। 2014 में बोला था 3 महीने में काला धन वापस आएगा विदेश का। थोड़ा बता दो आप कितना कितना आ गया, थोड़ा मदद हो जाएगी। पूजा जी को भी हो जाएगी, प्रियंका जी को भी हो जाएगी, हमको भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस अनुसार जाए। वो पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता मिलने वाला था, वो रामदेव जी हमें बताते थे कि 70 रुपये वाला पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 35 रुपये पेट्रोल वाली सरकार चाहिए। हम सब बड़ी जोर से बोलते थे 35 रुपये वाली चाहिए, वो 35 रुपये का मिला नहीं। उसके संदर्भ में भी धीरेन जी आपको हमें बताना चाहिए। और तीसरा, आपने व्यक्ति के संदर्भ में कहा, इस बात पर आप लगातार निशाने पर लेकर रहे हैं और इस विषय में सच्चाई भी है। चाहे नेहरू जी के संदर्भ में हो, चाहे इंदिरा जी के संदर्भ में हो, चाहे राजीव जी के संदर्भ में हो, और बाद में सोनिया गांधी जी के संदर्भ में हो, व्यक्ति प्रमुखता में रहा। लालू जी के संदर्भ में व्यक्ति प्रमुखता में रहा, मुलायम जी के संदर्भ में व्यक्ति प्रमुखता में रहा। पर आप तो विचार के साथ थे, तो फिर व्यक्ति के साथ में अगर आप दिखाई दे रहे तो सवाल उठेगा, ये व्यक्ति के साथ खड़ा होने की वजह क्या? नहीं, क्या आपको ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी के साथ ना खड़ी होके, क्या कभी ऐसा कहा जा सकता है कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, जैसा कहा गया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा? ऐसा नहीं है जी। पार्टी के साथ खड़ी हमारे लीडर मोदी जी हैं। हाँ, अगर उनको कोई अपशब्द कहेगा
तो हम अपने लीडर के साथ खड़े होंगे। ये बड़े मर्म की बात डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी ने कहा। बोला हमारे नेता है नरेंद्र मोदी, साथ परिवार के तौर पर खड़े हैं। ये दलील है डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल की, पर क्या ये दलील प्रभावी होगी, ये जानना है मुझे राजकुमार सिंह जी। क्या कहते हैं राजकुमार जी? प्रियंका भारती बता रही है सेल्फ गोल नहीं है, क्लीन बोल्ड कर दिया। अब आप बताएं, अंपायर की भूमिका में आप है हमारे कार्यक्रम में, क्या हुआ? सेल्फ गोल हुआ, चाहे हॉकी का हुआ, चाहे फुटबॉल का हुआ, या प्रियंका जी समझाना चाह रही है क्रिकेट खेला जा रहा था, कहां आप गोल देख रहे हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया हमने? ऐसा तो नहीं है, क्रिकेट है तो हिट विकेट हो गए। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, लालू यादव जी को राजनीति करते हुए हम और आप 40 साल से देख रहे हैं करीब जी। उनकी एक शैली है और वो उसी शैली में बोलते हैं जी। हमें आपको बुरा इसलिए लगता है कि हम दिल्ली में, रायपुर में, लखनऊ में, बॉम्बे में बैठ करके जो शहरों की भाषा है उसकी कसौटी पर उसको कसते हैं। जी। लालू यादव को हम आप वोट नहीं देते, उनको बिहार के वो लोग वोट देते हैं जिनको एड्रेस कर रहे हैं। तो जो उनकी शैली है उसको वहां से समझिए, और भाषा भी उनकी वहीं से आती है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के बारे में पहली बार या नरेंद्र मोदी के अलावा बाकी नेताओं के बारे में वो कुछ अलग अंदाज में बोलते हैं। तो हमें आपको ये सेल्फ गोल लग सकता है, तायल जी को लग सकता है, लेकिन लालू यादव बहुत चतुर राजनेता हैं। आप और हम उनको अनजान और नासमझ समझने की गलती नहीं कर सकते। मैं थोड़ा रोकता हूं राजकुमार जी, दलील तो आपकी बहुत ही तर्कसंगत है, कोई शक की बात नहीं, पर देखो चुनाव जो है वो बिहार विधानसभा का नहीं हो रहा है। चुनाव जो होने जा रहा है राजकुमार जी, वो देश में लोकसभा का होने जा रहा है, और वोट पूरे देश में चाहिए। बिहार में लालू जी की भाषा कैसी होती है वो अलग बात, और पूरे देश में मोदी जी उस भाषा को लेकर और भाजपा उस भाषा को लेकर जो कर रही है वो अलग बात। तो अब आप थोड़ा आकलन दीजिए, हो सकता है वहां पर छक्का लगा हो या माननीय प्रियंका जी के अनुसार क्लीन बोल्ड किया हो, पर यहां पर तो दिखाई ऐसा दे रहा है कि व्यक्ति हिट विकेट हो गया। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल वही आ रहा हूं। लालू जी जो एड्रेस कर रहे थे वो अपनी ऑडियंस को कर रहे थे, अपने अंदाज में कर रहे थे, लोग उनको उसी अंदाज में सुनने के आदी है बिहार जी। लेकिन समस्या जैसे आपने कहा कि चुनाव देश में लोकसभा का होना है और देश बहुत बड़ा है जी। तो शुरू से अपोजिशन की, जिसको आप इंडिया अलायंस कहें या इंडिया अलायंस कहें, उसकी कोशिश ये है कि ये चुनाव मुद्दों पर हो जी। और जैसा हम लोग देख रहे हैं बीजेपी की कोशिश है कि ये चुनाव मोदी जी के नाम पर हो और उनके चेहरे पर हो। तो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, लार्जर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो लालू जी ने बीजेपी का जो गेम प्लान है उसको थोड़ा सा पुश और दे दिया है जी। अब चर्चा मोदी जी पे हो रही है, आप अटैक मोदी जी को कर रहे हैं, उनकी नीतियों को नहीं किया। अगर आप नीतियों पे, मुद्दों पे बात करते तो ये सेल्फ गोल भी तब्दील करने की कोशिश हो रही है, या आगे आने वाले वक्त में और होगी, वो नहीं होती। लेकिन अब दो मुद्दे हो रहे हैं, एक परिवारवाद का जो चर्चा के मूल में रहा, लालू जी के भाषण के भी और मोदी जी ने जो टिप्पणी की उसमें। एक बात हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में आस्था रखता है मानेगा कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं जी। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है कि सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, यह विडंबना है कि दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी है। और इसके लिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं, क्यों आप दक्षिण एशिया तक ही देखना चाहते हैं? जो दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है अमेरिका, क्या वहां पे परिवारवाद आपको दिखाई नहीं देता है? क्या वहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रपति के तौर पर हमें दिखाई नहीं देते हैं कि पिताजी भी राष्ट्रपति थे, वो बेटे भी राष्ट्रपति है? मनुष्य तो स्वभाव है। अब जो सवाल है कि परिवारवाद की जो लोग आलोचना करते थे, मैं ये मानता हूं कि प्रियंका जी को शायद याद हो पुराना, तो सबसे पहले परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे लगते थे, जिसका 40 साल तक शासन रहा देश में एक चल, और विपक्ष की पूरी रणनीति परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। लेकिन जो लोग विरोध करते थे उन्हीं छत्रपों के राजनीतिक दलों में परिवारवाद का हम सबसे खराब रूप देखा जी। पूरे परिवार के परिवार राजनीतियां,
तो परिवारवाद राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्या भाजपा पूरी तरह परिवारवाद से मुक्त है? ये दावा कर सकते हैं? अजीत पवार परिवारवाद की राजनीति की देन नहीं है, एकनाथ शिंदे और उनके बेटे परिवारवाद की राजनीति की देन नहीं है, रामदास पासवान उनके भाई और उनके बेटे परिवारवाद की देन नहीं है। यह लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। तो सिवाय राजनीति में जुमलेबाजी और निशानेबाजी के अगर हम ईमानदारी से कोई कोशिश करें तो कामयाब। सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक विमर्श का। हर दल के प्रवक्ता ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने को सुविधाजनक उदाहरण दे दिए। वास्तविकता यह है कि पिछले 1 दशक में, 2 दशक में हमारे यहाँ राजनीति के विमर्श का स्तर बहुत गिर गया है जी। जुमलों पर राजनीति होती है, नीतियों पर, मुद्दों पर नहीं होती। तो ये जब तक चलेगा जब तक कि सारे लोग मिलकर के ये नहीं समझेंगे कि देश के हित में नहीं, उनके तात्कालिक चुनावी हित में हो सकता है ये भी सेल्फ गोल में कन्वर्ट करने में बीजेपी कामयाब हो जाए, जैसे मैं भी चौकीदार वाला हो गया। लेकिन क्या उससे देश का, लोकतंत्र का कोई भला हो जाएगा? तो कुछ मुद्दों को राष्ट्र हित की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से देखना चाहिए। हर चीज को दलगत दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से देखना उचित नहीं। राजकुमार जी, मैं एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, फिर इस चर्चा में आगे बढ़ूंगा। ये देखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो अलग बात। हाल फिलहाल तो मुद्दे की बात यह है कि 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली, चुनाव शुरू होने वाला है। तो इस समय पर क्या बन रहा है वो महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर आपसे जानना यह है कि जो ये कोशिश आज शुरू हुई है, मोदी का परिवार, ये भाजपा को भारी पड़ता आपको दिखाई दे रहा है या विपक्ष को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? कदम तो बढ़ा लिया गया। आपने कहा कि चर्चा तो नीतियों पर होनी चाहिए थी, भाषण तो नीतियों पर भी दिया गया था। प्रियंका जी बता रही थी ना, आप पूजा त्रिपाठी जी भी बता रही थी, वहां पे नीतियों को लेकर हमने बोला था। पर साथ साथ मोदी जी पर भी बोला। वो बोला क्या? ये मोदी कौन है, मोदी के बच्चे क्यों नहीं है, उन्होंने सिर क्यों नहीं मुंडाया? तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस समय जिस मुकाम पर हैं देश में, क्या ये आक्षेप विपक्ष को मददगार रहेंगे या आपको लगता है विपक्ष को सचेत होने की जरूरत है? वैसे ही हाल खराब है, थोड़ा संभल के रहें, हाल बेहाल ना हो जाए, इसके संदर्भ में सचेत रहने की जरूरत है। तो राजकुमार जी, इस पर आपसे थोड़ी दिशा मिले तो मैं चर्चा को आगे विस्तार दूं और प्रियंका जी के पास चलूं। नहीं, हिमांशु जी, निश्चित रूप से जिस तरह की भाषा और शैली मैंने पहले कहा कि उनको अपने ऑडियंस की दृष्टि से उचित लगती होगी, उनकी छवि ऐसी है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो स्वीकार्य नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री के लिए कहा, ये किसी के लिए भी इस तरह की भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है। किसका परिवार है, परिवार छोटा है, बड़ा है, नहीं है, परिवार में समस्याएं हैं, ये राजनीतिक विमर्श का मुद्दा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री का आक्षेप की बात है, तो निश्चित रूप से उसको ज्यादातर लोगों ने, देशवासियों ने भी अच्छे रूप में नहीं लिया। अब भाजपा उसको किस तरह से चुनावी मुद्दा बना के इनक्रेज करा सकती है, भाजपा पर निर्भर करेगा। भाजपा को इसलिए नहीं पड़ेगा कि भाजपा ने कभी छुपाया नहीं कि नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे की राजनीति। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद के विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी अपने नाम पे वोट मांगते हैं, अपनी गारंटी पे वोट मांगते हैं, बीजेपी के नाम पर नहीं मांगते, बीजेपी के कैंडिडेट के नाम पर नहीं मांगते। तो उन पर तो भारी शायद नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी इसको चुनावी मुद्दे में उस तरह कन्वर्ट कर पाई, जिस तरह कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सोनिया जी ने, बाकी कांग्रेसियों ने कहा था मौतों के सौदागर, वो मुद्दा भारी पड़ गया था। तो इस तरह की चीजें बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाने में माहिर है। तो कुल मिलाकर अब मैं वापस प्रियंका भारती जी आपके पास आता हूं। आगे सचेत रहेंगे या ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के संदर्भ में कालीन बिछाते रहेंगे? क्या कहती है? कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि लालू जी भी लगातार कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, पॉलिटिकली ही जूनियर टू मी। तो वो उनसे जूनियर हैं, राजनीति में भी, राजनीतिक करियर में भी, स्ट्रगल में भी। और सीधी सी बात है, लालू जी जो कह रहे हैं तो वो अपने लहजे में कह रहे हैं, और वही उनका वोट लेने का तरीका भी है, और लोग उनको उसी लहजे में सुनना पसंद भी क्या है। प्रियंका जी, एक बात को समझो, वो कलेक्ट्रेट होती है ना, तो कलेक्ट्रेट में रीडर हो सकता है 30 साल पुराना बैठा हो, पर जो कलेक्टर के तौर पर आता है ना, वो 2 साल पहले IAS की परीक्षा पास किया हुआ होता है। तो लालू यादव जी भले ही कहते हैं नरेंद्र मोदी इज सो जूनियर टू मी, पर सच्चाई क्या है? नरेंद्र मोदी जी इस समय 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। और किस सरकार के प्रधानमंत्री हैं? स्पष्ट बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री हैं।
कैसे नेता है? ऐसे नेता है जो एक राज्य में नहीं कई राज्यों में अपने नाम से चुनाव जिताते हैं, ऐसा भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता और राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। अब कहानी जो आई हुई है वो आई हुई है इस बात को लेकर कि आपके नेताजी ये पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कौन है, इनके बच्चे क्यों नहीं हैं, ये सिर क्यों नहीं मुड़ाते हैं। अब आपसे जानना ये चाहता हूं, इस देश को चलाने के लिए ये विमर्श बचा है। नरेंद्र मोदी जी का तो दावा है कि उन्होंने देश के लिए परिवार त्याग दिया, उन्होंने देश सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। और लालू जी ये कह रहे हैं देश सेवा के स्तर में बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, तो देश इसको सराहेगा। जब देश सेवा की आप बात कर रहे हैं तो क्यों आखिर मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने छुपा करके रखा कि उनकी साथी भी, महिला साथी भी, उनकी पत्नी भी है। वो तो 2014 में पूरे देश को पता चला। तो इससे आप कौन सा देश सेवा कर रहे थे? ये देश सेवा वाली बात थी। दूसरी बात, लालू जी जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट मोदी जी से बात हो रही है। तेजस्वी जी ने मुद्दों की बात की, क्योंकि तेजस्वी जी अभी लगातार कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में हैं और उन्होंने कहा कि हमने कितनी नौकरियां दी, हमने आरक्षण बढ़ाया, हमने जातिगत जनगणना करवाई, हमारे जो कुछ मुद्दे थे, हम 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दिए। तो हम एक तरफ, आप देख रहे हैं हम 2 बाइनरी में चला रहे हैं इसको। एक तरफ डायरेक्ट काउंटर है लालू जी का मोदी जी के साथ, हु इज ऑलवेज जूनियर टू लालू जी, और एक तरफ अटैक है तेजस्वी जी का यंग लीडरशिप की मुद्दों के ऊपर। तो प्रियंका जी तो इसी बात में मुग्ध हैं भाई, हमारे नेताजी से 2 जूनियर माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्या कहते हो डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी, इतने में आपका काम लग गया भाई। लालू जी तो बहुत जूनियर है मोदी जी, कहां मुकाबला करेंगे? प्रियंका जी ये समझाना चाह रही है, आप समझ पाए क्या धीरेन्द्र जी? मेरे को तो समझ में बिल्कुल नहीं आता जी। जिस व्यवस्था से मैं आता हूं जी, उस अगर आप संघ में जाते हैं तो संघ में अगर एक 5 साल का बच्चा भी अगर रमेश नाम का आता है तो उसे रमेश जी कहा जाता है जी, देश जानता है जी। तो मेरी अपब्रिंगिंग जिस व्यवस्था में से है मेरे को तो वो आती। दूसरा, ये कहना कि उनकी भाषा ऐसी है, शैली ऐसी है, ठीक है, पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भाषा शैली में बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जी। ये कहना कि मेरी तो भाषा ही ऐसी है कोई एक्सक्यूज नहीं है। भाषा किसी तरह की हो सकती है, लेकिन यह कहना जी आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, इसमें भाषा नहीं है, शैली नहीं है। इनके अपने जो इंडी अलायंस के पार्टनर हैं वो उनकी हम कहेंगे भाषा ऐसी, जब वो कहते हैं रेप तो हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, वो भाषा पे छोड़ देंगे आप? यहां भाषा नहीं भावना का विषय आ जाता है। पर जानने का विषय यह है, देश का चुनाव होने जा रहा है धीरेन्द्र जी, आपने 10 साल में क्या कुछ किया इसका हिसाब देने के लिए पर्याप्त पासबुक में नहीं है क्या आपके पास में? उत्तर पुस्तिका में ठीक ठाक भरा भरा नहीं है क्या, जो इस विषय पर ले जाके जनादेश लेना चाहते हैं? प्रियंका जी बता रहे हैं तेजस्वी जी ने मुद्दे उठाए, बेरोजगारी को लेकर बात की, महंगाई को लेकर बात की, भ्रष्टाचार के संदर्भ में बात की, कुव्यवस्था के संदर्भ में बात की। तो इन विषयों पर बात करने के स्थान पर आप दाएं बाएं व्यक्तिगत विषयों पर क्यों जा रहे हैं? इसमें क्या कहना है धीरे जी? देखिए, इन्होंने बात की पॉवर्टी की। एक तो सबसे ज्यादा इनको इतराज होता है कि जी आपने अनाज पहुंचाया तो अनाज क्यों पहुंचाया, नहीं पहुंचाते तो पहुंचाया क्यों नहीं, वैक्सीन पहुंचाई तो पहुंचाई क्यों नहीं, पहुंचाई तो पहुंचाई क्यों नहीं। 3 दिन पहले की इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया is over and India needs to upgrade its level of poverty। ठीक है, तो जो वो सारी की सारी जितनी कुछ इन्होंने अभी डेटा दिया, सारा डेटा यही खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी, हमारा नारा ही अंत्योदय है कि लास्ट मैन इन दी लाइन, उसको हमने ऊपर लाना है, उसको हम ऊपर लाए हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसको माना है और कहा है कि भारत को अब अपनी जो पॉवर्टी लाइन है उसको और ऊपर उठाना चाहिए, बिकॉज जो पहले थी इंटरनेशनल उसके हिसाब से वो सारे भारतवासी क्रॉस कर गए हैं। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो वो विषय था वो खत्म हो गया। देश की प्रगति क्या हो रही है, आप कह रहे हो आपके पास डेटा नहीं है, हमने तो पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर दे दिया कि पहले क्या हो रहा था अब क्या हो रहा है। तो कौन सी पार्टी, लालू जी की पार्टी को डेटा दें या कांग्रेस को डेटा दें? किसको डेटा दें, ये मासूम सा सवाल है डॉक्टर धीरेन्द्र दयाल जी का। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, धीरेन्द्र दयाल जी बता रहे हैं क्या बात करते हो भाई, हम तो पार्लियामेंट में ही ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर दोनों दे चुके हैं। ब्लैक जो आपके समय का था, व्हाइट जो हमारे समय का है। क्या कहते हैं, इतना ब्लैक एंड व्हाइट सारा मामला है, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है पूजा जी, ऐसा क्यों है भाई?
हिमांशु जी, देश को दीजिए आप डेटा, हम ना कांग्रेस को दीजिए ना आरजेडी को दीजिए, देश को दीजिए कि आप जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं उसके राशन के बैग पर आपकी फोटो क्यों है? अगर वो आपकी फोटो नहीं है तो निर्मला सीतारमण कलेक्टर को चमका रही है, धमका रही है कि तो फिर मैं राशन देना बंद करवा दूंगी। आप ये बताइए कि जिस देश में सीनियर सिटीजन का कंसेशन रेलवे रोक दी गई है, वहां पे मोदी जी के सेल्फी पॉइंट क्यों है? क्या मतलब है मोदी जी के सेल्फी पॉइंट पर 16 करोड़ रुपए खर्चा करने का? अभी धीरेन्द्र जी बात कर रहे थे कि हम व्यक्ति पूजा नहीं करते। चंपत राय जी ने कहा था कि विष्णु के अगले अवतार जी स्वयं मोदी जी हैं। तो क्या इस बात पे किसी ने भी भाजपा के फ्रंट लाइन उन्होंने कहा? स्वयं मोदी जी कहते कि नहीं ये सब बकवास बात नहीं होनी चाहिए, मैं तो देश की सेवा के लिए हूँ। नहीं, उनको तो विष्णु का नेक्स्ट अवतार बना दिया। अभी राजीव गांधी की 1 रुपए से 15 पैसे पहुंचने की बात करती है। मैं तो कहती हूँ राजीव गांधी जी ने ऑनेस्टी से कह दिया था कि 1 रुपए का 15 पैसे पहुंचता है। यहाँ सरकारी आंकड़ों से 1 रुपए जाता है और अडानी के 15,000 करोड़ बन जाते हैं। उसका कब हिसाब देंगे? वो देश को हिसाब दीजिए कि जब आखिरी लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, लोग भुखमरी में हम नीचे जा रहे हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन से आंकड़े लेकर आए हैं जिसमें वो तो सब खत्म हो गया, अब तो सब कुछ राम राज्य है इस देश। तो मुझे बताइए कि आप किसी को मत दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए पूजा त्रिपाठी जी, एक तो आपने कहा कि देश को बताइए, हमें मत दीजिए। भाई संसद में दिया मतलब देश को दिया, पर मेरा सवाल थोड़ा इससे इतर है। अपने यहाँ कहावत है अपने देश में कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप तो सुधी हैं, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपका पूरा नाम है, तो ये कहावत तो आपने भी पढ़ी होगी। अब मोदी जी पे निजी तौर पर हमला करके पहले भी भुगते हुए हैं। मैं भी चौकीदार का नतीजा देखा हुआ है, आंकड़ा हो गया 300 के पार। अब मोदी जी का परिवार नारा है 400 का पार। तो आपका क्या इरादा है? मोदी जी पर निजी हमले करके मदद करने का है, या नीतियों को केंद्र में रख के बहस का वातावरण बनाकर देश को नीतियों के आधार पर निर्णय लेने के लिए तैयार करने का है? कहां जाना उचित होगा पूजा जी? थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले आपके लिए ज्यादा मुफीद हैं, या आपको लगता है इस सरकार की नीतियां 10 साल के कार्यकाल पर संवाद देश को सही फैसला लेने में मददगार होगा? क्या लगता है पूजा जी आपको? मुझे लगता है हिमांशु जी, देखिए निजी हमलों से सबको बचना चाहिए। जैसा कि अभी राजकुमार जी ने कहा कि इस देश में राजनीतिक शुचिता तो रह ही नहीं गई है। आज जिस हम स्तर पे हम भाषा का स्तर दे रहे हैं और उसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जो संसद में कहते थे खूनी पंजा, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड शहजादा, डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते हैं एक्स प्रधानमंत्री को, नेहरू जी की गलतियों से आज देश भुगत रहा है और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत किसने की? दीदी बंगाल में जाकर ये शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। प्रधानमंत्री जी ने जब ये राजनीति का स्तर बताया तो राजनीति वैसे ही हो गई। पर आज जब हम 24 घंटे में से 20 घंटे जनता के मुद्दों की बात उठाते हैं, अब महंगाई की, बेरोजगारी की, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की, किसानों की, युवाओं की बात उठाते हैं, उस पर कोई नहीं करते। उस पे प्रधानमंत्री जी कभी अपना ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर नहीं लाते। उस पे प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में कभी नहीं कहते। यही प्रधानमंत्री 2019 में ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि आप अपना पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम दो। आज यही प्रधानमंत्री मोदी जी जो गारंटी 400 की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेशन दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भाजपा को चंदा मिला है वो नाम, वो लिस्ट वो इलेक्शन के बाद जारी करेंगे। अभी कल 6 मार्च को नहीं जारी होगी। तो मैं कह रही हूँ जो इतना आश्वस्त है, जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि 400 पार हो जाएगा, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ अब 600 सीट ले आइए। वो आप सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से उठा के अपना पर्सनल होता और फिर वही विक्टिम कार्ड खेलना, मोदी को ये कह दिया, मोदी को ये कह दिया, मोदी का अपमान देश का अपमान है। देश में जब और बीएचयू में गैंग रेप होता है तो प्रधानमंत्री जी, छोड़िए प्रधानमंत्री को, वाराणसी के सांसद हैं, वो कुछ नहीं कहते। तब बीएचयू का, उनके वाराणसी का अपमान नहीं होता, तब 140 करोड़ लोगों का अपमान नहीं होता, आधी आबादी का अपमान नहीं होता जब अंकिता भंडारी का हत्याकांड हो जाता है। नहीं, पर मोदी जी, अब यहाँ पे मोदी जी को कोई कुछ न कहे। मोदी जी सही कहते हैं, चंपत राय जी, मोदी जी तो बिल्कुल विष्णु के अवतार हैं, बिल्कुल हर किसी से ऊपर हो चुके हैं। तो अब तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। पूजा त्रिपाठी जी कह रही हैं कि हाँ व्यक्ति परख नहीं होना चाहिए, पर साथ में सवाल वही उठा रही हैं। तो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार जी के पास आता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। तो राजकुमार जी आपसे जानना चाहता हूँ, भाजपा का साफ एजेंडा दिखता है कि मोदी जी को केंद्र में लाया जाए और यह बताया जाए कि देखो इन लोगों से मोदी जी की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है।
और मोदी जी के प्रति जनता का रुझान है, और जनता को अगर यह बोध हुआ कि ये विपक्षी दल मोदी जी को निजी तौर पर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, निजी तौर पर टारगेट कर रहे हैं, तो जनता टूट पड़ेगी भाजपा को वोट देने के लिए। क्या कहते हैं आप, रणनीति के तौर पर कौन सही जा रहा है? देखिए हिमांशु जी, ये तो तय है कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मोदी जी का नाम और चेहरा है। निश्चित रूप से इस समय देश में जो नेता है उनकी लोकप्रियता चरम पर। दूसरी ओर अपोजिशन अलायंस के पास कोई चेहरा नहीं जी, इसलिए बीजेपी की कोशिश होगी कि जो चुनाव हो वो चेहरे पे हो, मोदी जी के नाम पर हो, चेहरे पे। और अपोजिशन के पास मुद्दे ऐसे जरूर हैं जिनसे वो बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी चरम पर है, और जिस तरह के दावे किए जाते हैं आंकड़ों में, जन साधारण में जमीन पर उस तरह का नजर आता नहीं। तो दोनों के हित में यह होगा कि अपने अपने मुद्दों को धार देंगे, फैसला जनता को करना है। लेकिन अगर व्यक्तिगत हमले होंगे और किसी भी राजनेता के, खासतौर पर अगर वो प्रधानमंत्री हैं, उसके बारे में कोई इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी, तो उसका निश्चित रूप से नकारात्मक रिएक्शन मतदाताओं के बीच होगा, जो हम अतीत में देखते रहे। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के बारे में पहुंचे। तहल साहब, मेरा समय हो गया है समाप्त। चर्चा का निष्कर्ष केवल इतना है कि अगर देश में स्वस्थ लोकतंत्र की दृष्टि से मतदान की अपेक्षा है, तो विमर्श के केंद्र में सरकार की नीतियां होनी चाहिए, व्यक्ति नहीं। और अगर व्यक्ति केंद्र में आया तो फिर वोट भावनाओं के आधार पर पड़ेंगे, ना कि कामकाज के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा हथियार नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा है। भाजपा उसे धारदार बनाने के लिए प्रयत्नशील है। विपक्ष इस नाम पर आक्षेप करके अपने आप को धारदार महसूस कर रहा है। क्या यह उसकी रणनीति सफल होगी, या विपक्ष को अपने आक्रमण के केंद्र में सरकार की नीतियों को रखना ज्यादा श्रेयस्कर होगा? फैसला तो विपक्ष लेगा और आखिरी फैसला जनता लेगी। देखें विपक्ष क्या फैसला लेता है और विपक्ष के फैसले पर जनता क्या जनादेश देती है। चर्चाओं का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। पर आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित हमारी आज की पंक्तियां। नरेंद्र मोदी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं उसे शायर ने क्या खूबसूरती के साथ व्यक्त किया है। शायर लिखता है कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। बशीर बद्र कमाल के शायर हुए। ये शेर शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी की शख्सियत पे लिखा। नरेंद्र मोदी विपक्ष के आरोपों को अपना हथियार बनाना बखूबी जानते हैं। अतीत इसका साक्षी रहा है, क्या भविष्य भी ऐसा ही साक्षी बनेगा? सवाल है, उत्तर का इंतजार रहेगा। पर यह समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दी इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सलाम।